ओके जी, स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर की वर्किंग को। और आज हमारी जो वर्किंग है वो है रिगार्डिंग टू एक्सेल। आज हम एक्सेल की बात करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, और इसके अंदर मैनेजमेंट के हवाले से जो हमारी वर्किंग है वो परफॉर्म होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी तरह की कैलकुलेशंस को बैलेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने किसी भी तरह की वर्किंग को अगर बैलेंस करना है तो उसके हवाले से जो आपकी वर्किंग होगी या जो आपका इम्प्लीमेंट होगा वो हम अपने पास यहीं पर जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब इम्प्लीमेंट में हमारी वर्किंग कुछ ये है कि हमारे पास जो आउटलाइन है इसकी वो ये है कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्सेल की कुछ बेसिक टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज की, और इसके अंदर हम इसकी हिस्ट्री और इसके यूजेज के हवाले से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके स्क्रीन एलिमेंट्स की बात करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसकी शॉर्टकट कीज के हवाले से भी वर्किंग जो है वो डील की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल की बेसिक्स के हवाले से कि एक्सेल बेसिक्स में इसकी हिस्ट्री और इसका यूजेज क्या है। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसे डील किया जाता है मैनेजमेंट के हवाले से। यानी अगर आप में से कोई ये पूछे कि एक्सेल क्या है और हमें एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो डील कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी वर्किंग जो है ये हम डील करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। यानी एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी तरह की मैनेजमेंट की जॉब करना चाह रहे हैं, जिसमें आप कुछ भी मैनेज करने के हवाले से वर्किंग जो है वो हो सकती है, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन द पोर्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो लफ्ज है ये ड्राइव किया गया है एक्स वर्कआउट में आता है या हमारे पास इंप्लीमेंट में आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इज द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट। आप इसे मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो वर्किंग में डील करते हैं, या इसमें हम अपनी मैनेजमेंट के हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म करते हैं। एक्सेल इज द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट। यानी अगर आप तारीख के अवराक उठा के देखें तो पिछले 22 से 23 साल में जो सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग के एतबार से, इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से, फंक्शनैलिटी के एतबार से जो है वो पहले नंबर पर है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, हम चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें एनालिसिस के हवाले से, फोरकास्टिंग के हवाले से, प्रोडिक्शन के हवाले से सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। अगर मैं थोड़ी तारीख की बात करता हूँ तो एक्सेल से पहले सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके हवाले से हमारी वर्किंग जो आती थी, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ जी। वहीं से वर्किंग का आगाज करते हैं जहां हमने ब्रेक किया। हम बात कर रहे थे कुछ हिस्ट्री की, और हमारे पास जो वर्किंग थी वो ये थी कि हमारे पास है एक्सेल जिसमें टूल यूज हुआ था लोटस 123। तो लोटस कारपोरेशन की ये ब्रांड थी और उनका बड़ा एक मशहूर ब्रांड था रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट जो है इसे डील किया जाता था। एक्सेल जब अपनी अर्ली स्टेजेस में इन हुआ तो वहां पर एक्सेल को काफी ज्यादा जो है वो क्लैशेस देखने पड़े, काफी ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है वो उनको डील करनी पड़ी, और काफी मसले मसाइल जो थे वो सबके सामने आए, और काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो एक्सेल वालों को फील करनी पड़ी। ये बात है 1989-90s की। पोर्शन में माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कम्पीट करने की कोशिश की, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 1997 में जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इस पूरे वर्कआउट को एक पैकेज की शक्ल दी, यानी ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर की शक्ल दी, तो इन्होंने लोटस कारपोरेशन को काफी टफ टाइम दिया।
लोटस 123 बुरी तरह से मार्केट में पिट गया ऑफिस 97 के हवाले से, यानी एक्सेल 97 के हवाले से। फिर रीजन क्या थी, कामयाब क्यों हुआ? तो ये 5 मेन फैक्टर्स हैं जिसके मुताबिक जो एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत बने। नंबर 1 फैक्टर है जी, इसे कैलकुलेशन के लिए डील किया जाता है, यानी इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आते हैं। याद रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें दो ऑपरेंड पर यूज करने पर आपके पास कोई आंसर आता है। मसलन अगर मैं 2 जमा 2 करता हूं तो मेरे पास 4 आंसर आएगा, 2 माइनस 2 मेरे पास 0 आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास 4 आंसर आएगा, जबकि 2 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें अप्लाई करने से आंसर आता है उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। जबकि ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें अप्लाई करने पर हमारे पास लॉजिक रिटर्न होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल जो चीजें हैं ये बेसिकली लॉजिक रिटर्न करती हैं। यानी दो चीजों के दरमियान हम देखते हैं कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, छोटी बड़ी कौन सी है, बराबर कौन सी है, बराबर कौन सी नहीं है। जब आपने इस तरह की चीजों को कंपेयर करना होता है तो ऐसा करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास ट्रू या फॉल्स वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है। देन हमारे पास एक्सेल की जो दूसरी पावर थी, बेसिकली जो पहली पावर है, इट्स मोर देन इंपॉर्टेंट एवरीवन, हर एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इसमें कैलकुलेशन बेहतर तरीके से होती थी। बट एक्सेल को एक बहुत बड़ी मोनोपोली हासिल हुई कि एक्सेल के बारे में ये कहा जाता है कि चीजों को, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे, जिस तरह पुराने जमाने में लोग मैनुअल कैलकुलेशन किया करते थे, चीजों के खाते बनाया करते थे और उनके ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म किया करते थे, एक्सेल में बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ। डेटे को अरेंज करके रखना, डेटे को ऑर्गेनाइज करके रखना, डेटे को प्रॉपर मैनेज करके रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रायोरिटीज में एक बहुत ही अहम जो स्टेप था वो था। यानी एक्सेल में हम बुक्स की शक्ल में डेटे को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। देन एक्सेल की एक और बहुत बड़ी ताकत है कि इसमें चीजें एनालिसिस जल्दी होती हैं। यानी अगर आपके पास डाटा बहुत बड़ा है और आप उसको एक पेज पर या एक चार्ट की शक्ल में शो करना चाहते हैं, एक ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहते हैं, उस पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं, छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, इस तरह की तमाम वर्किंग जो है वो हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं एनालिसिस के हवाले से। देन हमारे पास जो वर्किंग आती है वो फोरकास्टिंग के हवाले से है। यानी अगर मैं पिछले 5 साल से या 10 साल से कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, पिछले रिजल्ट्स को देखकर अगले डाटे को देखने के हवाले से जो है वो एक्सेल फोरकास्टिंग के हवाले से इट आल्सो वेरी पावरफुल टूल। और 2019 के अंदर कुछ नए टूल्स भी ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर आप बेहतर वे से जो है वो डाटे को फोरकास्ट कर सकते हैं और डाटे के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। याद रखिएगा, एक्सेल की एक बहुत ही बड़ी पावर है कि आप इसको एज अ डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल क्योंकि एक सिंपल डेटाबेस है तो इसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फ्लैट फाइल डेटाबेस। तो जब आपने किसी भी डेटाबेस को या किसी भी वर्किंग को फ्लैट फॉर्मेट में देखना हो, यानी एक ही शीट के ऊपर आप अपना डाटा और रिजल्ट जो है वो देखना चाहते हैं, तो वो आपके पास किस वर्किंग में आते हैं, ये सब आपके पास जो है वो बेसिकली एक्सेल के अंदर ही डील किए जाते हैं। तो याद रखिएगा जी, कैलकुलेशन हो, बुक कीपिंग हो, एनालिसिस हो, फोरकास्टिंग हो, प्लानिंग हो, या अगर आपको रिकॉर्ड्स को स्टोर करने की बात हो, तो इन सब के हवाले से जो एक्सेल है वो अपनी मिसाल आप है और इसका किसी दूसरे के साथ जो है वो कोई मुकाबला नहीं है जी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो अपना माइक हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग है वो आता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल। जी मुजम्मिल ने क्वेश्चन करना है। जी मुजम्मिल क्वेश्चन कीजिएगा प्रीवियस स्लाइड के हवाले से। सर गलती से हैंड रेज हो गया। जी मुजम्मिल, सर गलती से हैंड रेज हो गया। मुजम्मिल आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही, लाउडली बोलिएगा थोड़ा सा।
सर गलती से हैंड रेज हो गया, सॉरी। अभी आपका मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप नोट कर लें, फिर लेक्चर के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। अभी हम कंटिन्यू करें जी। नेक्स्ट हमने कहा जी कि हमारे पास जॉब्स क्या हैं, यानी अगर आप एक्सेल पढ़ते हैं तो मार्केट में आप किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। याद रखिएगा, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात की जाए तो एक्सेल के बगैर 100% जॉब्स जितनी भी थी, जहां पर मैनेजमेंट होनी है, जहां पर कैलकुलेशंस होनी है, जहां फोरकास्टिंग होनी है, जहां प्लानिंग होनी है, जहां रिकॉर्ड को स्टोर करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक्सेल का आना ज़रूरी था। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड क्योंकि चेंज हो रहा है, कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर बनवा रही हैं और अपनी इम्प्लीमेंटेशन डील कर रहे हैं, वो सब की सब जो है वो आपके पास जो है वो जो भी डेटा एंट्री की जॉब्स हैं, ये सारी की सारी आपके पास जो है ये एक्सेल के हवाले से जो है वो डील की जाती हैं। यानी डेटा एंट्री, जिन जिन जॉब्स पर आपने डेटा एंटर करना है, लाइक आपने कोई पोस्टिंग करनी है, आपने कोई डेटा मेंटेन करना है, डेटा ऑर्गेनाइज करना है, ये तमाम वर्किंग ये सब आपकी सारी की सारी जो है वो आपकी डेटा एंट्री की जितनी भी जॉब्स हैं ये एक्सेल में ही परफॉर्म की जाती हैं। देन आपके पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट की जॉब है, यानी वो लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। ये तमाम वर्किंग जो है ये सारी की सारी इसी में जो है वो डील की जाती है। इसकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो इसी के हवाले से जो है एक्सेल में ही परफॉर्म की जाती है। यहाँ तक कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस के हवाले से वर्किंग होगी वो सारी आपकी परफॉर्म होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। एक निज़ाम, जैसे अगर आप कहते सर हैं एक आपकी बैंकिंग सिस्टम आवाज है, नहीं सही आ रही है। आप चेक करें, अब आई है आपको ठीक? रुक रुक के आ रही है। ओके चलें, ओके मैं देखता हूँ। ओके जी, तो अब चेक कीजिए। हमने क्या कहा सर जी, अटक हमने भी यहाँ रही पर है अपनी आवाज वर्किंग आपकी। में कुछ इस तरह कहा कि सिस्टम मैनेजर कौन होता है। सिस्टम मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। याद रखिए, ये लीड करता है किसी भी ट्रैक को, किसी भी ट्री को। मतलब मेरे पास अगर 2 शोबे हैं तो इन दोनों शोबों के जितने भी रिजल्ट्स होंगे, लाइक रिजल्ट 1 है और रिजल्ट 2 है, ये जब आपके पास किसी भी आउटपुट पर जो पर्सन है जिसने इनको देखना है, लाइक आप कह सकते हैं कि कोई ब्रांच मैनेजर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी तमाम ऑपरेशंस का। लाइक अगर एक ऑपरेशन 1 है, लाइक ये फाइनेंस के ऑपरेशंस हैं, अगर आपके पास ऑपरेशन 2 है, ऑपरेशन 2 किस तरह का है, लाइक ये मैनेजमेंट का है, और इसी तरह कोई और ऑपरेशन है लाइक वो सेल्स से रिलेटेड है, लाइक और है वो मार्केटिंग से है। फिर मार्केटिंग वाले के अंडर आपके पास लाइक कोई सोशल मीडिया जिसे आप डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, या आपकी कोई पेपर में प्रिंट मीडिया है आप उसकी मार्केटिंग कहते हैं, या आप कोई मूवी मेकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से भी ये प्रमोशंस होती हैं, आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स यानी आपके ओएम जो हैं वो इन तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। इनको भी एक्सेल आना चाहिए क्योंकि इनके भी सब अंडर चेन्स हैं जो आपके पास वर्किंग में आती हैं। जब आप इन चेन्स को ट्रांसफर कर देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो इस पर्सन को भी यानी जो सिस्टम को मैनेज कर रहा है उसको भी एक्सेल आना चाहिए ताकि वो चीज़ों को प्रॉपरली देख सके या मैनेज कर सके। तो सिस्टम मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी जुज हैं, यानी इनके बगैर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। याद रखिएगा, एक अंदाजे के मुताबिक 2018 से 2019 के फैक्ट के मुताबिक दुनिया में 65% ऑफ जॉब जो है वो बिलोंग करती हैं किसी ना किसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। यानी वो तमाम जॉब्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिवॉल्व करती हैं, चाहे आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे आप एक्सेल पर के प्लेटफॉर्म की बात करें, आपको एक्सेल आता हो तो आप इन तमाम वर्किंग के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से जो इम्प्लीमेंट है वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे पास आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम एस एक्सेल, यानी एम एस एक्सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, एक्सेल पाकिस्तान में तकरीबन तमाम स्मॉल और मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यानी हम मैनेजमेंट के हवाले से, अगर आपकी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी वर्किंग होती है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके ऑपरेटर आपको कैजुअली मिल जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 12 से 13 क्लासेस के बाद आप सब हाईली एक्सपर्ट होंगे और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को या किसी भी स्मॉल लेवल कंपनी को मैनेजमेंट के हवाले से आप ज्वाइन करने के काबिल होंगे। तो ये सब एक्सेल की वजह से है। देन आपके पास जो वर्किंग है उसमें हमारे पास आता है ओके, वी कैन परफॉर्म अकाउंट्स वर्क। हम इसमें अपने अकाउंट्स की वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इनकम डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, आप एक्सपेंडिचर्स हैंडल कर सकते हैं, और किसी भी तरह का जो बैलेंस शीट्स के हवाले से इक्विलिब्रियम है वो आप एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर डील अंडर द एक्सेल पोर्शन। यानी मोस्टली जो अकाउंट्स का काम होता है, यानी इनकम कैसे आ रही है, एक्सपेंडिचर कैसे हैंडल किए जा रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स डील्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। याद रखिएगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करते हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ को पे देनी है, तो पेरोल की जो जॉब्स होती हैं, जो स्टॉक मैनेज करने की जॉब्स हैं, ये सब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही परफॉर्म की जाती हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में पेरोल और जो स्टॉक मेंटेनेंस है, इसका जो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, ये सारी की सारी वर्किंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही डील की जाती हैं। और यही वजह है कि हम एक्सेल को फ्लैट फाइल डेटाबेस भी कहते हैं, यानी एक ही शीट के ऊपर आप अपने तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बात भूलने वाली नहीं है कि एक्सेल 97 ही वो पोर्शन था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 को एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर पैकेज होने का मौका मिला हिस्ट्री के अंदर। और यही वजह है कि आज 2019 सॉफ्टवेयर में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। नेक्स्ट, अब क्या रीजन थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ने दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स थे उनको फ्लॉप किया? तो 5 बुनियादी चीजें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पावर कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है, दैट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? मसलन अगर मैंने 2 चीज़ों को जमा करना है तो इसका तरीका ये है कि आपको पता है कि अगर एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 3 है और आप इन 2 वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं, तो आप 2 के लिए 2 लाइनें लगाएंगे और 3 के लिए 3 लाइनें लगाएंगे। फिर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आप इसको जमा करके 5 की शक्ल में देख सकते हैं। एक्सेल आपको ये वर्किंग प्रोवाइड करता है कि अगर आपको नहीं पता कि जमा कैसे किया जाता है, याद रखिएगा, आई एम गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अगर आप इसको एडवांस पर बात करेंगे तो कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो अकाउंट्स की बोर्ड टर्म्स हैं या आर्किटेक्चर की बोर्ड टर्म्स हैं, इंजीनियरिंग के फार्मूलाज हैं। अब हर बंदा इन चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन एक्सेल मुझे ये वर्किंग प्रोवाइड करता है कि एक्सेल में वो कहता है कि आप सिर्फ सम करो और इसको आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड की, यानी ये जो पीछे कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें लाइनें लगानी है, उनको गिनना है, जमा करना है और फिर डिस्प्ले करवाना है, ये एक्सेल आपके लिए खुद करेगा। और खुद करने के बाद एक्सेल आपको जो है वो आंसर रिटर्न कर देगा डायरेक्टली 5। तो ये जिस जगह पर हो रहा है या जिस एक्सेल में जिस जगह पर इसकी इम्प्लीमेंट हो रही है, इसे हम कहते हैं फंक्शन, और ये एक्सेल का फंक्शन है सम का। इसी तरह एक्सेल में 256 और इससे ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो मौजूद हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। कासिम, इनोटेशन को नहीं मूव करो, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अभी टेस्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग है वो आ जाती है चार्ट्स के हवाले से। चार्ट्स और ग्राफ्स के हवाले से आप टेलीविज़न पे मैच देखते हैं, सारा मैच देखने की बजाय अगर आखिरी ओवर में आकर आप सिर्फ लाइन ग्राफ देखें तो आपको पता चल जाता है कि टीम 1 जो है उसने कैसा खेला, टीम व्यू किस तरह का खेलती रही है, और आखिरी ओवर में जाकर उनकी लाइन, जिसकी लाइन ऊपर होगी उसके पास एडवांटेज ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ग्राफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको किसी भी डेटे की बेहतर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है।
तो किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटे को बेहतर वे से परफॉर्म करने के लिए हम चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। याद रहे एक्सेल के चार्ट्स और ग्राफ 2013 जिसे ऑफिस 365 भी कहते हैं इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब .NET पर यानी विजुअल स्टूडियो के अंदर और बहुत से और प्रोग्राम्स में एक्सेल के चार्ट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सेल के चार्ट को यूज़ किया जा रहा है। थर्ड, इसकी मेन पावर है इसके प्लगइन्स। अब इसमें बहुत से प्लगइन्स हैं, मसलन मैं आर्किटेक्चर का काम करता हूं और आप कहते हैं कि सर इसमें वो फार्मूले मुझे उस तरह नहीं मिल रहे हैं जो कि मुझे चाहिए, तो आप इसमें मुख्तलिफ प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लग इन यानी उन्हें लगाने के बाद एक्सेल की जो वर्किंग है, एक्सेल की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। याद रखिएगा प्लग इन लगाने से एक्सेल की वर्किंग या फंक्शनलिटी स्लो हो जाएगी, यानी एक्सेल का जो काम है या जो इसकी वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। बट आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि एक्सेल के प्लगइन हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। याद रखिएगा विंडोज स्टोर के आने के बाद एक्सेल में एड-इन्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है और एड-इन्स हमें किसी भी जगह काम करते वक्त जो है वो बेहतर कंट्रोल और वर्किंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक्सेल में कोई काम नहीं कर सकते यानी एक्सेल की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, शीट्स पर या इसके मैक्रोज में आप कोई काम नहीं कर सकते, तो ये वर्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विजुअल बेसिक को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जहां पर विजुअल बेसिक जो है वो यूज़ हो रही होगी, जहां हम विजुअल बेसिक को डील कर रहे होंगे, ऐसी एप्लीकेशन को VBA एप्लीकेशन कहा जाता है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द एक्सेल हम इस काबिल होंगे कि हम एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है वो भी अपने पास अपने इस कोर्स के अंदर बना कर देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो याद रखिएगा जहाँ पर एक्सेल की डिज़ाइन की जो वर्किंग है वो वीक पड़ती है, वहाँ पर हम विजुअल बेसिक की सपोर्ट लेकर अपने एक्सेल को मज़ीद पावर देते हैं। तो यही वो 5 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा मैनेजमेंट का जो है वो सॉफ्टवेयर गिना जाता है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह का है और जब इसे ओपन किया जाता है तो इसमें क्या होता है। नो डाउट हमने ये पूरा कोर्स रिमेनिंग पे आगे प्रैक्टिकल ही देखना है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ स्क्रीन एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो ये एक्सेल की स्क्रीन का जो है वो एक स्नैपशॉट है जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखें तो ये आपके पास आपकी टाइटल बार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइटल बार में मेरे पास बुक 1 लिखा हुआ है जो कि मेरी फाइल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है, जबकि ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ आप देखें तो शो हाइड की ऑप्शन है। ये आपके कुछ कंट्रोल बटन्स हैं जिनकी मदद से आप चीज़ों को प्रोग्राम को बड़ा छोटा या मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है, प्रोग्राम्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए डील होती है। देन आपके पास फाइल मेन्यू आ जाता है। उसके बाद आपके पास टैब्स हैं जो कि आपके लिए मुख्तलिफ वर्किंग जो है परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट लैब के नाम से एक एडिन है जो आपने ऐड किया हुआ है और मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं जैसे सेंड SMS का प्लगइन है और क्रिएट इनवॉइसेस प्लगइन है। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर देखें तो बिल्कुल वर्ड की तरह आपको नीचे यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। ये हर डब्बा कुछ ऑप्शंस जो है वो कंटेन किए हुए हैं। हर ऑप्शन को यानी डब्बे को हम ग्रुप कहते हैं, जबकि इस ऑप्शन को जो है वो आपकी सब ऑप्शंस जो है वो कहा जाता है। नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के साथ आपको ये ट्रिगर नज़र आता है। इस ट्रिगर को क्लिक करने पर आप उस ऑप्शन की, मसलन अगर मैं यहाँ ट्रिगर को क्लिक करता हूँ तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। देन आपके पास फार्मूला बार की ऑप्शन है, Alt+V+F आपके पास आपको नज़र आ रहा है। एक्सपैंड फार्मूला बार से आप चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं, बड़ा छोटा करके दिखा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है नेम बॉक्स की, आप उसकी मदद से भी अपने पास जो है वो नेम बॉक्स को डील करके जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। नीचे देखें तो आपको ABC नज़र आएगी। ये ABC आपके कॉलम हेडर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 नज़र आएगी, ये आपके रो हेडर्स कहलाते हैं।
याद रखिएगा, जिस जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट के कॉलम हेडर्स और रो हेडर एक दूसरे को काटते हैं, इस जगह को क्रॉस हेड कहा जाता है और ये किसी भी शीट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, यहाँ आपको फार्मूला बार काफी बड़ी नजर आ रही है। अगर आप इसे छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू प्रेस करके आप अपनी फार्मूला बार को एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हैं। जबकि अगर आपको फार्मूला बार नजर ही नहीं आ रही, फार्मूला बार के पहले पोर्शन में नेम बॉक्स होगा। सर आपकी आवाज रुक गई है। टैब्स हैं, जबकि यहाँ पर आपके कुछ एरोज हैं, इनकी मदद से आप एक शीट टैब से दूसरे शीट टैब पे जा सकते हैं। इस प्लस बटन से आप नई शीटें इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपनी शीट को दाएं बाएं करना चाहते हैं तो आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का सहारा लेते हैं, जबकि वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से हम अपनी इस वर्किंग को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। देन बॉटम में हमारे पास स्टेटस बार है, जिसमें सबसे पहले रेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये शीट के मोड्स की वर्किंग के बारे में हमें बताता है। उसके बाद आपके पास शीट टैब्स हैं और शीट व्यू बटन्स हैं। आप यहां से शीट के डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं, जबकि जूम सीक बार की मदद से आप अपने इस एनवायरनमेंट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, द स्टैंडर्ड जूम सेटिंग इज 100%। अगर आप अपने इस इंटरफेस के बॉटम एरिया पर देखेंगे, इस एरिया पर, तो ये आपका इंटरफेस स्ट्रक्चर आता है, जिसकी मदद से आप अपने इंटरफेस को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। इस पूरे एनवायरनमेंट में ये जो आपको शीट 1 नजर आ रही है, ये शीट कहलाएगी। वर्किंग एरिया ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड शीट। इसे वर्कशीट भी कहा जाता है, शीट भी कहा जाता है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहां तक पूछ सकता है। जी चलें, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बॉक्स है ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो रन के बॉक्स में जाकर आपने एक्सेल टाइप किया, ओके कर दें। आपके पास एक सप्लाई स्क्रीन आएगी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको वेलकम कर रहा है। जैसे गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं तो ये हमें गुड आफ्टरनून कह रहा है। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, देखें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ब्लैंक एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल है। मैं जल्दी से एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू करके आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे ऊपर टाइटल बार है, देन वी हैव द फार्मूला टैब्स हैं। टैब्स के बाद आपके पास रिबन है, फार्मूला बार, कॉलम हेडर्स, रो हेडर्स हैं, ये सब आपको यहाँ नजर आते हैं। जबकि बॉटम एरिया में स्टेटस बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और जूम बार्स हैं, जिनकी मदद से आप जूम आउट या जूम इन करके जो है वो देख सकते हैं। तो ये तमाम वर्किंग आपके पास इस तरह से अवेलेबल है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।